इतिहास नफरत फैलाने का हथियार नहीं हो सकता जो आज किया जा रहा है। फिल्म आप बनाते हैं, पहले पद्मावत आई थी, आज मैं 2025 में औरंगजेब को डिफेंड क्यों करूं? आप अगर इतिहास में जीना शुरू करेंगे तो आपकी इतिहास आपकी ज़िंदगी को हराम कर देगा। आज की ज़िंदगी औरंगजेब अकेला नहीं है। फ्रांस जाइए ना, लुई 14 वो पद्मिनी के खिलाफ तो थी ही नहीं। उसमें राजपूतों का तो अपमान कहीं हुआ ही नहीं पूरी फिल्म में। हम तो वेट ही करते रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी है जो यहाँ आए थे, उसका मकसद ही सिर्फ लूटना था, क्योंकि भारत ही नहीं लेकिन ज़्यादातर लोग आए थे सिर्फ एक्सप्लॉइट करने के लिए, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, और वही उन्होंने किया। और धर्म के नाम पर औरंगजेब को लेकर आप एक दूसरे का सर फोड़ते हैं। बड़े हज़ारों की तादाद में लोग प्रोटेस्टेंट्स छोड़ के भाग गए फ्रांस को, काफ़ी लोगों को मार दिया गया। सर एज ए हिस्टोरियन आपसे जानना चाहते हैं कि व्हाट कॉमनली ये कह दिया जाता है मुसलमानों के बाबर की औलादें, ये औरंगजेब की औलादें, इस तरीके की बातें बोली जाती हैं। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। शुरुआत एक शेर से करूंगा। नस्लों का करे जो बंटवारा, वो कौन का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। ये शेर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस समय देश में मंदिर और मस्जिद को लेकर के बहुत बवाल चल रहा है। 800 साल बाद भी औरंगजेब जिंदा है और उसके नाम पर लाठी डंडा, पत्थरबाजी और आगजनी हो रही है। हम बात कर रहे हैं कि नागपुर में आपने देखा किस तरह से औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए प्रदर्शन हो रहा था बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का, और उसी प्रदर्शन में अफवाह फैल गई, कुरान जलाई गई और फिर पथराव हुआ और गाड़ियों में आग लगा दी गई और एक दूसरे का सर फुटा हुआ हुआ। आपको बता दें, एक फिल्म आई थी छावा, जिसे विक्की कौशल ने एक्ट किया। उसमें वो संभाजी बने थे जो शिवाजी के बेटे संभाजी थे। औरंगजेब ने उन्हें फांसी दी थी और वो क्रूर फांसी उस फिल्म में दिखाई गई, जिसके बाद भावनाएं भड़क गई और संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र है। पहले उसे खुलदाबाद कहते थे, फिर नाम बदल दिया, संभाजी नगर हो गया। वहां पर औरंगजेब की कब्र है, जिसको अब कहा जा रहा है जो खुदवा दिया जाए। वहां के मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही है कि कब खुदवा दी जाए, और वहां के बीजेपी नेता नीतीश राणे का ही बयान है कि बाबरी मस्जिद तोड़ने से पहले कि हमने सरकार से पूछा था। ये सारी बयानबाजी हुई और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर उतर आया। हमारे साथ इतिहासकार और कई किताबें लिख चुके इरफान हबीब हैं, जिनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इतिहास क्या कहता है कि क्यों एक दूसरे का खून बहा दिया जाए। सर, आप देख रहे होंगे पिछले 15, मुझे लग रहा है 1 महीने से, जब से छावा फिल्म आई है, औरंगजेब को लेकर के काफी गुस्सा लोगों में हो रहा है। हमारे पहले बात हुई और आप थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे। आप ने कहा कि आपने कई तमाम चैनल्स को मना भी किया कि आप नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप, चूंकि उस फिल्म का इम्पैक्ट ये हो गया कि औरंगजेब को लेकर के लोग एक दूसरे का खून बहाने पर उतारू हो गए, तो हमें लगा कि बात करनी चाहिए। मेरे लिए तो असल में ये औरंगजेब का तो इशू ये लेटेस्ट इशू है, लेकिन इतिहास के साथ जो मजाक हो रहा है वो तो पिछले कुछ सालों से हो रहा है। वो तो एक नया नहीं है, ये लेटेस्ट जो है औरंगजेब का मुद्दा है। और मैं क्योंकि मध्यकालीन भारत पर काम नहीं करता हूँ, तो मैं चाहता था कि इससे दूर रहें और जो लोग हैं एक्सपर्ट बोलें। लेकिन अब ये सिर्फ इतिहास का मुद्दा नहीं रह गया है, अब ये तो आज की हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ गया। आप अगर आज की ज़िंदगी में आप सेफ नहीं हैं और धर्म के नाम पर औरंगजेब को लेकर आप एक दूसरे का सर फोड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हिंसा करते हैं, नफ़रत फैलाते हैं, तो ये फिर ऐतिहासिक मुद्दा नहीं है, इतिहास का नहीं है। ये तो आज की हमारी ज़िंदगी 2025 का मुद्दा है। और अफसोस की बात यह है कि 2025 के जो इश्यूज़ हैं वो गायब हैं। और कोशिश है, साफ तौर से दिखाई देता है कि कोशिश सिर्फ ये है कि इतिहास को वेपनाइज़ किया जाए, औरंगज़ेब जैसे लोगों को वेपनाइज़ किया जाए, हथियार की तरह से इस्तेमाल किया जाए। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन, जो राजदीप ने अभी कहीं ट्वीट किया, मैंने सुबह देखा, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन नहीं। तो ये तो डिस्ट्रैक्शन, तो ये तो डिस्ट्रैक्शन के इश्यूज़ हैं और बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल हो रहा है। बड़ी मतलब खूबसूरती इन द सेंस कि आपको ये भी अंदाज़ा नहीं होता है, ये भी पता नहीं चलता है कि ये जो लोग कर रहे हैं ये सच में उस चीज़ में विश्वास करते हैं। कोई सोच सकता है कि 18वीं 17वीं शताब्दी का जो एक शासक है, उसके ज़िंदगी को लेके उसने क्या किया, उसके शासनकाल को लेके, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आज आप 2025 में जी रहे हैं।
आज के मुद्दे आप भूल गए और उसको आप जिंदा करने में लगे, ना भविष्य का पता है, उस भविष्य की कोई प्लानिंग नहीं, और आज का तो मालूम है ही नहीं। आप पास में रहना चाहते हैं। इतिहास से सबक सीखने की ज़रूरत है। आप इतिहास में रह नहीं सकते। आप अगर इतिहास में जीना शुरू करेंगे तो आपकी इतिहास आपकी ज़िंदगी को हराम कर देगा। आज की ज़िंदगी को जो हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो इसमें लगे हैं वो अपना आज ख़राब कर रहे हैं, और भविष्य तो ख़राब होगा ही अगर आज ख़राब हो गया। तो इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ें, उससे सबक लें, और कोशिश ये कीजिए कि हिंदुस्तान के इतिहास नहीं, उस पीरियड में 17वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में दुनिया में क्या हो रहा था। औरंगज़ेब अकेला नहीं है। फ्रांस जाइए ना, लुई 14 ने क्या किया? उसने वहाँ बाकायदा एक मुहिम चलाई, एक पूरी नफ़रत का माहौल बनाया प्रोटेस्टेंट्स के ख़िलाफ़, क्योंकि फ्रांस एक कैथोलिक देश था। तो ये धर्म की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो भी धर्म पर ही था, और ये हज़ारों की तादाद में लोग प्रोटेस्टेंट्स छोड़ के भाग गए फ्रांस को। काफ़ी लोगों को मार दिया गया। पीटर द ग्रेट रशिया में एग्जीक्यूशंस, मास एग्जीक्यूशंस किए धर्म के नाम पर, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। और ये सब उसी पीरियड में है जब औरंगज़ेब यहाँ कर रहा है। तो औरंगज़ेब अकेला नहीं है। औरंगज़ेब रिप्रेजेंटेड दैट पीरियड, दोज वैल्यूज़, है ना, जिनको हम आज 2025 में नहीं जी सकते। उनको भूलना पड़ेगा। इतिहास आपको सिर्फ आपको इतिहास वो चीज़ें नहीं बताता है जो जिससे नफ़रत फैलती है। इतिहास ये भी बताता है कि ये नफ़रत की फैलाने वाली जो चीज़ें हैं, जिन्होंने हिंसा फैलाई उन दिनों में, उनसे बचें। और यही सबक है इतिहास से। अगर आप ये सबक सीख जाएं कि इतिहास में घटित ऐसी घटनाओं से कैसे सबक लिया जाए और उनसे कैसे बचा जाए, यही इतिहास का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आप उसी को नहीं इस्तेमाल करना चाहते। इरफान साहब, जिस तरीके से जो कब्र है औरंगजेब की, और एक किताब ऑनरे ट्रुश्के की, शायद वो एक औरंगजेब पर किताब है जो हमने पढ़ी, तो औरंगजेब मरने से पहले चाहता था कि उसकी जो कब्र हो वो अनमार्क्ड हो, और वो नहीं चाहता था कि उस पर कोई मकबरा या इस तरीके का कुछ बनाया जाए। तो अब वहां पर मुझे लगता है कि उस कब्र पर कोई सेलिब्रेशन तो शायद नहीं होता है, जो मुझे पता नहीं, वो क्या सेलिब्रेशन, कुछ लोग होंगे जो करते होंगे। अब वो उनको आप इग्नोर कर सकते हो। क्या है उनका, मतलब क्या, मतलब एक वो कोई मुसलमानों का एक दीनी आलिम नहीं था, हाँ? वो एक रूलर है। उस रूलर की जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर इंसान में होती हैं, बहुत सारी बुराइयाँ थी। जो अपने बाप का नहीं हुआ, अपने पावर के लिए अपने बाप को कैद में डाला, अपने भाइयों को मारा। अब वो अकेला नहीं है। उस पीरियड में उससे पहले अशोका ने अपने कितने भाइयों को मारा था। तो ये होता रहा है इतिहास में। तो औरंगज़ेब अकेला क्रूर शासक नहीं था। और मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी को भी आज औरंगज़ेब को डिफेंड करने की ज़रूरत है। क्यों करूं मैं उसको डिफेंड भाई? कोई मतलब ही नहीं है। आज मैं 2025 में औरंगज़ेब को डिफेंड क्यों करूं? उसकी कमियां, उसकी जो बुराइयां, उसकी जो कमज़ोरियां थी, गवर्नेंस में जो वीकनेसेस थी, इसलिए मुगल एम्पायर कोलैप्स कर गया मरते ही, क्योंकि उसने कोई अपना जिम्मेदार सक्सेसर नहीं छोड़ा, किसी को ट्रेन नहीं किया। 30 साल दक्कन में गुजारे, दिल्ली में अपने रहा ही नहीं। जो शासक अपनी गद्दी पर न रहे, 30 साल तक गायब रहे, अब बताइए वो दक्कन में किससे लड़ रहा था? ज़्यादातर मुसलमान बहमनी किंगडम के जो वो थी छोटी छोटी सल्तनत, उनसे लड़ाई थी, मराठों से लड़ाई थी, उसी में लगा रहा। तो जो आदमी गवर्नेंस में भी कमज़ोर रहा हो, वो पूरा मॉडल ऐसा था जो उसकी जाति कोलैप्स हो गया, तो उससे आप उसके बारे में आप क्यों बात करोगे भाई? मुगलों के बारे में बहुत बात होती है, मुगल पीरियड है, मुगल शासन के बारे में बहुत बात होती है, और हमारा जो डिस्कोर्स समाज में है वो मुगल शासन के ऊपर ज़्यादा है। हम लोग ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के बारे में इतना बात नहीं करते हैं, और इतनी क्रिटिसिज्म नहीं होती है। इतिहासकार और हम लोग आपस में बात करते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स को आज भी लगता है कि एक परसेप्शन ये भी है कि मुगल खराब शासक थे, ब्रिटिशर्स अच्छे शासक रहे होंगे, क्योंकि मुसलमान या क्रिश्चियन से ज़्यादा, मुसलमान ज़्यादा समस्या है, क्रिश्चियन से नहीं। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बड़ा सीधा जवाब है इसका। ब्रिटिश शासन के बारे में बात इसलिए नहीं होती है कि वो हिंदू मुस्लिम जो डिवीज़न है उसको प्रमोट नहीं कर सकता। हम इतिहास के उन पन्नों को उखाड़ना चाहते हैं या कुरेदना चाहते हैं
जो हमारे समाज को बांटे, जो हमारे आज की राजनीति को प्रमोट करने में सुविधा पैदा करें। जो ब्रिटिश काल है उसमें आप हिंदू मुस्लिम डिवीज़न कैसे पैदा करोगे? तो वो तो आप पैदा कर नहीं सकते। अब हम भूल जाते हैं कि असली जो नुकसान हमारे देश में पहुंचा, जिसके बारे में विलियम डैलिम्पल ने किताबें बहुत सारी लिखी और लेटेस्ट थी जो लूट के बारे में लिखता है वो, कि किस तरह से कितना सामान यहाँ से लूट के ले गए। नॉट दैट के डैलिम्पल की लिखने के बाद पता चला हमें, तो पहले से लोग हम जानते हैं कि भाई क्या हुआ। और हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो यहाँ आए थे उसका मकसद ही सिर्फ लूटना था, क्योंकि भारत ही नहीं, जो भी कॉलोनाइज्ड वर्ल्ड था वो कभी भी यूरोप का या यूरोपियंस का घर नहीं बना। वो कभी बसे नहीं, कहीं भी नहीं बसे जाके। कुछ परिवार रह गए तो रह गए, लेकिन ज़्यादातर लोग आए थे सिर्फ एक्सप्लॉइट करने के लिए, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, और वही उन्होंने किया। मुग़ल आए या उससे पहले और लोग आए, उस मुग़लों से पहले भी भारत में लोग आते रहे हैं। कुषाण आए थे, है ना, बहुत से लोग आए, क्योंकि हिंदुस्तान तो एक पूरा एक डायस्पोरा है ना, कितने सारे लोग हैं। आज वो लोग अपने आप को ओरिजिनल मानते हैं, जो समझते हैं कि धर्म से ही सिर्फ राष्ट्रीयता को जोड़ा जा सकता है। धर्म और राष्ट्रीयता दो अलग चीज़ें हैं। एक राष्ट्रीयता में 10 धर्म हो सकते हैं, राष्ट्रीयता एक होगी, धर्म 10 होंगे। तो इसलिए ये जो आज हो रहा है ये एक बिल्कुल ही ये हिस्टोरिकल है, जिसका इतिहास में कोई उसका स्थान नहीं है। जो हम कर रहे हैं वो हम अपने आज को ख़राब कर रहे हैं इतिहास के नाम पर, और हम अंग्रेज़ों को एक तरह से उनको भूल ही गए, जैसे कि वो उसमें कुछ हमारे साथ बुरा हुआ ही नहीं, जबकि सब कुछ उसी पीरियड में हुआ। सबसे तो बुरा हुआ सारा। बाकी लोग तो आए और आके यहाँ बस गए। हम आज उनको अपना दुश्मन मान के धर्म के नाम पर दुश्मन बनाते हैं, लेकिन उन्होंने तो अपने आप को अपना घर बनाया भारत को। I think औरंगजेब also had some हिंदू ब्लड। कुछ या हिंदू खून है, उसकी दादी हिंदू हाँ थी। बिल्कुल, सब मिली जुली धर्म और उसके प्रोडक्ट थे, चाहे वो शाहजहाँ हो, चाहे उससे पहले फिरोज तुगलक हो ना, और भी मिल जाएंगे कई एग्जाम्पल। वो मैं यहीं रहे और यहीं शादियाँ हुई, यहीं उनके सब पैदा हुए, और जाहिर है कि जो कुछ अच्छा बुरा जो भी कुछ किया यहीं किया ना, यहाँ से बाहर गए, जो कमाया यहीं खर्च किया ना। आज हम उसको कैसे भी देखें, वो हमारी अपनी कमज़ोरी है, सोच की कमज़ोरी है। लेकिन धर्म के नाम पर कभी भी राष्ट्र नहीं बनते। राष्ट्र बनते हैं मिली जुली संस्कृति, मिले जुले धर्म, सबको मिला के राष्ट्र बनते हैं। और भारत भी ऐसी बना है, और हमारी खूबसूरती उसी विविधता में है, जिसको हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात होती है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती वही है, धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, भाषाई विविधता। इन विविधताओं को हम कमज़ोरी मानते हैं आज। दुख की बात यह है, जबकि वही हमारी स्ट्रेंथ है। सर, एज ए हिस्टोरियन आपसे जानना चाहते हैं कि बहुत कॉमनली ये कह दिया जाता है मुसलमानों के बाबर की औलादें, ये औरंगजेब की औलादें, इस तरीके की बातें बोली जाती हैं। मतलब इसे कैसे देखा जाए? तो कहीं ना कहीं लोग पढ़ते नहीं हैं, हिस्ट्री पढ़ते नहीं हैं, किताबें पढ़ते नहीं हैं, व्हाट्सएप पर तमाम चीज़ें आ जाती हैं, फॉरवर्ड चीज़ें हो जाती हैं, और उसको लेकर के लोग अपनी जहनियत बना देते हैं, और ये कहते हैं कि भाई हर मुसलमान औरंगजेब को अपना नेता मानता है, या उसको औरंगजेब की इज्जत है, बाबर की इज्जत है, और ये सब मानते हैं कि एंसेस्टर्स थे, इन्होंने रूल किया है और इनके हीरोज़ हैं। पता नहीं मतलब कौन से मुसलमान है, कहाँ है। अब ऐसा है कि कुछ लोग हर धर्म में होते हैं, होंगे कुछ लोग। मैं अब किसी को इस्लाम को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। बहुत सारे मुसलमानों में इस तरह के अंधविश्वास से भरे धर्मांध लोग हैं, जैसे हिंदू धर्मांध हैं, मुस्लिम धर्मांध भी हैं। तो हमारे तो लड़ाई उन धर्मांध लोगों के खिलाफ है, चाहे वो किसी धर्म के हों। तो ये यहाँ मुसलमानों में भी होंगे ऐसे लोग, लेकिन वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं पूरे जो है मुस्लिम वर्ल्ड को या हिंदुस्तान के मुसलमानों को। होंगे कुछ लोग करते होंगे, लेकिन जो बेखौफी की बात है, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक कोई शासक है, उसके अंदर इतनी कमियां थी कि वो एक आम आदमी इंसान है ना, वो प्रॉफिट थोड़ी है। प्रॉफिट्स भी इंसान होते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ कमियां आप ढूंढ सकते हैं, और ये तो बिल्कुल ही शासक है, तो उसमें तो बहुत सी कमियां थी। तो ये आज के ज़माने में उन सब चीज़ों पर उतना जोर नहीं देना चाहिए। न मुसलमानों को इस तरह की बात करनी चाहिए कि साहब वो औरंगज़ेब को बड़े कुछ
हाई पेडेस्टल पर रखें, ज़रूरत भी नहीं है। और कोई ऐसी डिबेट की ज़रूरत भी नहीं। भाई उस पीरियड की बात कीजिए, उस पीरियड में औरंगज़ेब ने कुछ अच्छा किया है, उस अच्छे की उसका इतिहासकारों ने उसकी अच्छाई को लिखा है, कुछ कमियां रही होंगी उसको भी लिखा है, और जैसे और शासकों के बारे में लिखा गया, तो उसमें क्या है। बात यह है, प्रॉब्लम तब आती है जब आप इस इतिहास को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करें, है ना, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की बात करें और कहें कि साहब आज के मुसलमान औरंगज़ेब की औलाद है, बाबर की औलाद है। भाई कैसे हो जाएंगे? यहाँ की मुसलमान मेजॉरिटी जो है वो तो कन्वर्टेड है, चाहे फोर्स कन्वर्जेंसी हो, चाहे सूफियों के थ्रू कन्वर्ट हो, चाहे विलिंगली कन्वर्ट हो, है ना, वो सब कन्वर्ट ही, इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आए। और जो है तो वो बाबर की औलाद कहाँ से हो जाएगा भाई? तो मतलब ही नहीं है। तो वो एक पेजोरेटिवली इस्तेमाल होता है, और इसीलिए इस्तेमाल होता है कि आप उनको लिंक करें औरंगज़ेब से और बाबर से, और इतिहास को एक तोड़ने का एक हथियार के तरह से इस्तेमाल करें समाज को। क्या इरफान सर, औरंगज़ेब जो लड़ाई लड़ रहा था दक्कन में, या जो मराठाओं से या छोटे छोटे और जो मुस्लिम मनसबदार थे, या क्या वो उसकी मुस्लिम लड़ाई थी, इस्लाम की लड़ाई थी? क्या वो दक्कन को इस्लाम बढ़ाने के लिए कब्जा करना चाहता था? क्या वो सारे मराठाओं को मुसलमान बना देना चाहता था? तो क्या जो लड़ाई मराठों और मुगलों के बीच थी वो हिंदू और मुसलमान की लड़ाई थी? ये एक बड़ा सीरियस मुद्दा है। ये लोग नहीं समझते कि उस वक्त जो लड़ाइयाँ हो रही थी, चाहे वो औरंगज़ेब से पहले अकबर की लड़ाई महाराणा प्रताप से हो, जिसको आज फिर हिंदू और मुसलमान की लड़ाई कहा जाता है, लोग ये भूल जाते हैं कि अकबर ने एक भी लड़ाई महाराणा प्रताप के खिलाफ नहीं लड़ी। राजा मान सिंह ने लड़ी, हल्दी घाटी इंक्लूडेड। और महाराणा प्रताप के साथ हकीम खां सूर था, उसका जनरल, मुसलमान है, शेरशाह सूर के ख़ानदान का है, और उसका अपना इश्यूज थे मुग़लों से। वो महाराणा प्रताप के साथ हो गया। धर्म तो किसी ने देखा नहीं। आज हम हिंदू और मुसलमान ढूंढते हैं, उन्होंने आपस में कभी हिंदू मुसलमान नहीं ढूंढा। औरंगज़ेब के साथ ये लोग भूल जाते हैं कि औरंगज़ेब के साथ जब ये सक्सेशन की लड़ाई होती है भाइयों के अंदर आपस में, दारा शिकोह के साथ कम राजपूत मनसबदार थे, औरंगज़ेब के साथ ज़्यादा थे। क्यों? वो ये देखते थे कि औरंगज़ेब एक ज़्यादा कुशल शासक साबित हो सकता है, उनका भविष्य औरंगज़ेब के साथ ज़्यादा सेफ है, साथ खड़े हो गए। उन्होंने ये देखा ही नहीं कि औरंगज़ेब का धर्म क्या है, क्यों उनके लिए उसकी अहमियत नहीं थी, उनके लिए अहमियत थी। मतलब औरंगज़ेब के लिए राजपूत मनसबदार लड़े, हाँ लड़े, ऑफ कोर्स बहुत सारे लड़े। उसके बाद शिवाजी के साथ औरंगज़ेब के जो तरफ से लड़े मिर्ज़ा राजा जय सिंह, तो कहाँ मान सिंह लड़े महाराणा प्रताप के खिलाफ। तो ये सब चीज़ें हम आज धर्म ढूंढ रहे हैं, उनके लिए पावर की लड़ाई थी, है? वो उसमें अकबर के अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ थी, लेकिन जो अच्छाइयाँ थी वो उस पीरियड को रिफ्लेक्ट करती हैं। आज हम अकबर को बड़ा सेक्युलर राजा और ये सब कुछ कहते हैं, ये हमारा इम्पोजिशन है, प्रेजेंटिज्म है ना। अकबर वो सेक्युलर फॉर दोज टाइम्स ना। वो आज का हमारे भारतीय संविधान जो सेक्युलरिज्म कहता है उसमें डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, उस पीरियड के हिसाब से सही था, प्रोग्रेसिव था, सबको मिलजुल के रहने की आज़ादी देता था, जो उस पीरियड के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण था। उसी तरह से औरंगज़ेब के साथ हम ये बात कहने शुरू करेंगे साहब वो तो धर्मांध है, और ये तो है ही, वो उस पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, हा? तो वो उसमें कोई राइट्स का, अधिकारों का, या धार्मिक अधिकारों का, या डेमोक्रेसी का तो कोई मतलब नहीं था, हा? तो वो उस पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। सर, क्या औरंगज़ेब सबको मुसलमान बना देना चाहता था? लोग ये कहते हैं कि भाई उसने तलवार की नोक पर हिंदुओं को कन्वर्ट किया। औरंगज़ेब को भूल जाइए, 600-700 साल का शासन रहा मुस्लिम शासकों का। जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम रूल उस पीरियड को, ये भी एक बहुत ही गलत धारणा है। वो मुस्लिम रूल नहीं है। उसी पीरियड में बहुत सारे हिंदू राजा हैं, हिंदू शासक हैं जगह जगह। वो सब बहुत सारे मुग़ल भी, और उससे पहले जो सल्तनत पीरियड में था, काफ़ी लोग एक टैक्स देते थे और उसके बाद वो शासक बने रहते थे। तो वहाँ शासन उन्हीं हिंदू राजाओं का चलता था, लेकिन वो एम्पायर, मुग़ल एम्पायर का हिस्सा थे। तो फिर मुग़ल एम्पायर में खुद
बहुत सारे मनसबदार राजपूत शामिल थे। तो ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था, मिले जुला। तो आज हम उसको हिंदू मुसलमान में डिवाइड करके देखना चाहते हैं। तो दुख की बात यही है कि आप हिंदू मुसलमान बनाना चाहते हो, जबकि उस पीरियड में आप उसको ये नहीं देखते कि वो पीरियड एक पावर स्ट्रगल का पीरियड है, वो एक डेमोक्रेटिक पीरियड नहीं है। उसमें तलवार से लड़ाइयाँ होती थी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तलवार ही डिसाइड करती थी अच्छा है बुरा, और तलवार उसकी मजबूत होती थी जो कुशल है। तो ये एक स्ट्रगल थी जो उस वक्त चल रही थी। दुख की बात ये है कि हम उस पीरियड को भूल ही गए। हम आज के नज़रिए से सब कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। दुख ये है कि आप पास्ट को अपना प्रेजेंट सुधारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पास्ट को पास्ट की तरह नहीं देखते। इतिहास को इतिहास की तरह पढ़िए, इतिहास को आज की तरह ना पढ़िए। अगर इतिहास को आज की तरह पढ़ेंगे तो फिर आपको वही होगा जो नागपुर में हुआ। ये एक हिस्टोरियन के तौर पर अगर बताएं इरफान साहब कि ये जो हो रहा है ये कहाँ जा कर के रुकेगा कि किताबें पढ़ नहीं रहे हैं लोग, एक प्रोपेगेंडा के तहत कुछ चीज़ें आती है। जैसे ये फिल्म भी हमने जब देखी तो उसमें एक एंड में वो औरंगजेब अक्षय खन्ना प्ले कर रहे हैं और वो जाते हैं विकी कौशल के पास जो संभाजी बने और लहूलुहान, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तुम अगर इस्लाम कबूल कर लो, और वो मना कर देता है, देन उसको फांसी दे दे, उसको एग्जीक्यूट कर देता है। और जब ये लोग फिल्म में देखते हैं कि ये हुआ है तो हॉल के अंदर भी तमाम लोग इनके सेंटिमेंट्स जाग गए और हमने देखा उस तरीके की। तो ये कहाँ जा कर के रुकेगा, कैसे हम लोग रोक सकते हैं, क्योंकि लोग हैं आम हैं, उनको हिस्ट्री का उतना ज्ञान नहीं है और वो प्रभावित होकर के सड़कों पर हैं। यही प्रॉब्लम है। आप ऐसे समाज में जहाँ सब तरह की सोच के लोग हों, जो इतिहास, पहली बात तो किसी के पास वक्त नहीं है इतिहास को पढ़ने का। लोगों के पास ज़िंदगी में और बहुत सारे मुद्दे हैं। बात यह है कि आप एक तरह का इतिहास पढ़ाना चाहते हैं थ्रू फिल्म्स, थ्रू सोशल मीडिया, जो बहुत आसान है। किताबों तक ले जाना लोगों को बड़ा मुश्किल है, लेकिन सिनेमा हॉल तक ले जा सकते हैं, उनके लैपटॉप और टेलीफोन तक ले जा सकते हैं, जो ले जाया जा रहा है, और उसी को आप एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो जिम्मेदार समाज में जिम्मेदार लोग हैं उनको ये चाहिए, चाहे फिल्म मेकर है, चाहे कोई और है, या लेखक है, या सोशल मीडिया इंचार्ज है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो या किसी और ग्रुप का हो, कि वो जिम्मेदारी का एहसास उनको होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उससे समाज को कैसे विभाजित होता है, नफ़रत कैसे फैलती है। इतिहास नफ़रत फैलाने का हथियार नहीं हो सकता जो आज किया जा रहा है। फिल्म आप बनाते हैं, पहले पद्मावत आई थी, उस फिल्म को मैं देखने गया था, कुछ मीडिया के लोग ले गए, और मैंने देखा पूरी फिल्म जो है वो एक्चुअल में वो तो पूरी फिल्म ही अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ थी। वो पद्मिनी के खिलाफ तो थी ही नहीं। उसमें राजपूतों का तो अपमान कहीं हुआ ही नहीं पूरी फिल्म में। हम तो वेट ही करते रहे कि कब अपमान दिखाई दे। और अलाउद्दीन खिलजी का कैरिकेचर था उसमें। और मैं अलाउद्दीन खिलजी को डिफेंड नहीं करूँगा यहाँ, 14वीं सदी का राजा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है भाई, किसी को भी नहीं करना चाहिए। वो अपने उस पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। उसमें बहुत सी अच्छाइयाँ थी जो इतिहासकारों ने लिखी हैं, बहुत सी बुराइयाँ थी, लेकिन कैरिकेचर नहीं बनना चाहिए किसी का भी। 21st सेंचुरी में 2024 में आप कैरिकेचर बनाए किसी का जो खुद मौजूद नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो आप कैसे बनाओगे? तो वही चीज़ यहाँ हो रही है। पे आप क्यों कर रहे हो ये सब चीज़, क्या ज़रूरत है? तो ये कोई इतिहास के ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिनमें, अच्छा उसमें प्रोपेगेंडा हुआ था उस वक्त पद्मावत में, और जब फिल्म आ गई ये लोगों ने देख ली, उसके बाद सब चुप, क्योंकि उसमें घुसा ही नहीं। फिल्म आने से पहले कितना कुछ हंगामा हुआ पूरे हिंदुस्तान में। तो ये हमारा एक ट्रेंड हो गया है कि लोग, फिल्म मेकर्स भी हैं जो ये चाहते हैं कि उससे एक रेवेन्यू आए, पैसा मिले, बिना ये सोचे समझे कि आप कितना नुकसान देश को पहुंचाएंगे, समाज को पहुंचाएंगे, आपसी भाईचारे को पहुंचाएंगे। नफ़रत ऐसी होगी जो आगे जिंदा रखेगी उन सारे मुद्दों को जिनको आप आज फैला रहे हैं। तो ये आगे वर्षों तक जिंदा रहने वाले मुद्दे हैं ये।
आखिरी सवाल आपसे, हाँ। औरंगजेब को अब पॉपुलर परसेप्शन में एक क्रूर शासक के तौर पर देखा जाता है और उस पर सियासत भी हो रही है। आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि वो क्या पढ़ें, समझें, इतिहास को समझने का और एक अच्छा पॉजिटिव नज़रिया कैसे डेवलप करें? देखिए, मैं तो ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं सजेस्ट करता हूँ कि कोई औरंगज़ेब को पॉजिटिव नज़रिए से पढ़े। इतिहास इतिहास के को बारे पढ़िए, इतिहास में औरंगज़ेब भी है, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी कुछ हैं वो आपको इतिहास में दर्ज मिल जाएंगी। जद्दुनाथ सरकार ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं और बहुत सारे लोगों ने लिखी हैं। अलीगढ़ का पूरा स्कूल है, उनसे आप एग्री करें ना करें, लेकिन उन्होंने मुग़ल शासन पर बहुत कुछ लिखा है। आज बहुत सारे लोग हैं जो लिख रहे हैं। गोविंद पंसरे ने एक मराठी में किताब लिखी थी शिवाजी पर, जिसमें औरंगज़ेब का भी जिक्र है। उसको बहुत सी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है, उसको पढ़िए, उससे आपको समझने को मिलेगा शिवाजी का व्यक्तित्व क्या था। शिवाजी को जिस तरह से आज प्रेजेंट किया जाता है वो भी एक बड़े दुख की बात है। औरंगज़ेब तो है ही, आप शिवाजी के जो व्यक्तित्व है उसको भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। शिवाजी को आप धर्मांध हिंदू धर्म का रक्षक की तरह से प्रेजेंट करते हैं, जो ऐसा नहीं है। वो अपने राज्य में हिंदू मुसलमान जो भी धर्म के लोग थे सबका सम्मान करने वाला आदमी है। और वो एक छवि तो ख़त्म ही हो गई। दुख की बात यह है, कितने सारे जनरल मुसलमान थे उनकी सेना में। तो ये सब चीज़ें इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मिसरिप्रेजेंट किया गया है, जिनको सही तरह से पढ़ने की ज़रूरत है। किसी औरंगज़ेब को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है, औरंगज़ेब का डिफेंड करना हमारा काम नहीं है। इतिहासकार जो लिखते हैं उसको पढ़िए, उससे जो कुछ मिले, अच्छाई बुराई जो भी कुछ उस पीरियड की है उससे सबक लीजिए। और औरंगज़ेब को लेके आप एक दूसरे का सर कैसे फोड़ सकते हैं 2025 में? ये दुख की बात ये है। किताबें पढ़िए, फिल्में तो बन रही हैं और जो इस छावा फिल्म ने लगभग 550 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया है। उनके जो अभिनेता हैं वो दूसरी फिल्म की शूटिंग में लग गए हैं, उनके प्रोड्यूसर दूसरी फिल्में बना रहे हैं, डायरेक्टर दूसरे फिल्में डायरेक्ट कर रहे हैं और आज हम 8 साल बाद इस बात को लेकर के आपस में भिड़े हुए हैं कि औरंगज़ेब अच्छा था, बुरा था। हमें देखना होगा कि आज जो शासन है वो अच्छा है, बुरा है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी उसकी नीति निर्धारण आज के शासक कर रहे हैं, ना कि औरंगज़ेब। औरंगज़ेब को पढ़िए और जैसा इरफान साहब ने कहा कि इतिहास से सबक लें, ना कि उसमें जिएं या इतिहास को लेकर के आज उस पर लड़ें भिड़ें। हमें देखने के लिए बहुत बहुत